हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कि 1773 का रेगुलेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए इससे पहले की बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इससे पहले कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीत चुकी थी और बहुत बड़े क्षेत्र पे आधिपत्य कर चुकी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कंपनी बहुत शक्तिशाली हो गई है और इसे कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हाथ से निकल जाए। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसे क्या क्या बिंदु थे। इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। इससे पहले गवर्नर जनरल का पद नहीं था, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे वारेन हेस्टिंग पहला था। इससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बनाया गया। दूसरा इसका बिंदु था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्य और होंगे। और इसके बाद एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र के आधिपत्य के कर्मचारियों के मामलों के लिए बार बार लंदन जाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने यहीं पे कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनवाया, जिससे कर्मचारियों के जो भी मामले वगैरह होंगे वो उनका निपटारा यहीं भारत में किया जाएगा। अगला बिंदु था इसका, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो भी कंपनी के कर्मचारी आते थे वहाँ से, लंदन से, वो अपना पर्सनल व्यापार करते थे और जिससे कंपनी को लॉस होता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसके बाद कर्मचारियों के भेंट और उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा कलकत्ता के सभी जनता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया था। पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी, वो सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों को ही उनके फैसले वगैरह करती थी। फिर जो कलकत्ता की जितनी भी जनता थी, उन सभी के जो भी फैसले वगैरह होते थे वो सुप्रीम कोर्ट करने लगी। उन सभी को, कलकत्ता के जो भी लोग थे, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त क्यों किया होगा? क्योंकि गवर्नर जनरल उससे पहले जो भी कोई नियम वगैरह बनाता था या कुछ भी बनाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती थी। लेकिन जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल क्या बना रहा क्या नहीं बना रहा उसके एक्ट को जांच नहीं कर सकती थी। मतलब गवर्नर जनरल के पद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बना दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, इसके जो प्रमुख मतलब प्रथम न्यायाधीश थे, वो थे एलिजा इम्पे। आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करना। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनको देखते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। अब कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक क्यों किया? क्योंकि कंपनी बहुत बड़े क्षेत्र पे आधिपत्य कर चुकी थी, तो कंपनी के बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको एक साथ करना संभव नहीं था। इसलिए राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण था वो उसको कंट्रोल करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करती थी। हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट बिंदु पे। दया शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया इसी के 1784 के द्वारा। इससे पहले 1765 में किया गया था क्लाइव के द्वारा। दूसरा बिंदु देखते हैं। पहली बार ब्रिटिश के आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश के आधिपत्य का क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि जो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को अर्जित कर चुकी थी, और उन सभी को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया। जितने भी कंपनी ने क्षेत्र अर्जित किए थे, उन सभी को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी को बता दिया गया कि जो क्षेत्र तुमने अर्जित किए वो तुम्हारे नहीं है, वो सब ब्रिटिश सरकार के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर।
ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब कंपनी को बता दिया गया कि अब तुम जो कर रहे हो उन सबका कंट्रोल अब हम रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। इस कानून के तहत कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। कंपनी को बता दिया गया कि तुम सिर्फ 20 वर्षों तक ही तुम्हें मोनोपोली दी जाएगी, उसके बाद और सारी कंपनियां वगैरह भी आ जाएंगी, व्यापार करेंगी। उसके बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें सिर्फ कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार के जो मोनोपोली दी गई थी, उसके अलावा सारी मोनोपोली उसकी जो छीन ली गई थी, जो 1600 में दी गई थी कि तुम्हारे अलावा ईस्ट में कोई व्यापार नहीं करेगा, वो मोनोपोली उसके 1813 में पूर्णतः छीन ली गई। सिर्फ चाय और चीन के साथ बची थी। और जो हमारा संविधान में आर्टिकल 301 लिया गया, वो इसी के 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित किया था, इसी के बिंदु से हमारे संविधान में 301 आर्टिकल लिया गया। इसमें था कि संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान मूलतः इसी एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में ग्रहण किया गया। आगे बढ़ते हैं। और 1813 में ही 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया था, क्योंकि इतना ब्रिटिश सरकार को इतना संभव नहीं था कि इतने कर्मचारियों को शिक्षित करके वहाँ से भेजा जाए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसी को एजुकेशन देने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी। तो 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया था 1813 के एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी के जरिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा बनने वाले विलियम बेंटिक था जो भारत का गवर्नर जनरल बना था। इसका बिंदु देखते हैं। इसमें मद्रास और बम्बई की गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब जो बम्बई मद्रास के गवर्नर थे, उनको जो भारत का गवर्नर था उनके अधीन कर दिया गया। और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब 1833 से पहले जो भी बने थे उनको रेगुलेशन कहा गया, और उसके बाद जो भी बने थे उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसी के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति संघ का या रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा। ये हमारे जो संविधान में लिया गया है, वो 1833 के एक्ट के द्वारा ही हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। इम्पोर्टेंट बिंदु है। और इसी के द्वारा पहला विधि आयोग बनाया गया था। वो बनाया गया था मैकाले के अध्यक्षता में। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। इसी कानून की मदद से दास व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया और भारत के विधि विरुद्ध धर्म, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव था, उसको भी 1833 के एक्ट के जरिए समाप्त कर दिया गया। और इसी को हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 में लिया गया था। और इसका अगला बिंदु था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। इसका मतलब प्रयास किया गया था, पूर्णता इसमें नहीं की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम पर। 1853 का चार्टर अधिनियम। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इससे पहले सिर्फ 1833 में सिर्फ प्रयास किया गया था, इसमें शुभारंभ कर दिया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और अगला बिंदु देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। इसका हम बता रहे हैं कि इससे पहले क्या था कि कोई भी नियम वगैरह बनाते तो मतलब गवर्नर को दिखाने की जरूरत होती नहीं थी। उसके बाद कोई भी अब एक्ट बनता था तो उसको पहले गवर्नर को दिखाना पड़ता था, उससे पारित कराना पड़ता था, उसके बाद ही वो कोई अधिनियम या एक्ट बनता था। तो इसी को हमारे संविधान में ग्रहण कर लिया गया कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो राष्ट्रपति को भेजना ही पड़ेगा, उसके सिफारिश के बाद ही कोई कानून या अधिनियम एक्ट बन पाएगा। तो इसी को हमारे संविधान में ग्रहण कर लिया गया अनुच्छेद 111 में। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि परिषद में सदस्यों की संख्या थी वो 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई,
क्योंकि अब सदस्यों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसीलिए संख्या बढ़ा दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। गवर्नर जनरल की परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, इसी के 1853 के द्वारा। अब दूसरा बिंदु था बुश डिस्पैच शिक्षा पद्धति इस समय भारत में आया, क्योंकि अब बुश डिस्पैच क्यों आया, क्योंकि 1813 में अब आया था कि 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। तो उसी की जांच करने के लिए फिर से आया था कि मतलब जो आया उस समय कितने कारगर हुआ या कितना कारगर नहीं हुआ। तो उसी के लिए एक फिर से आया था कि देखते हैं कि शिक्षा के लिए कितने लोग एलिजिबल हुए हैं। तो उसी के लिए चार्ल्स बुश डिस्पैच इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इसका दूसरा बिंदु देखते हैं। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। अब इसने जो जो कानून वगैरह एक्ट बनाती थी उसमें से भारतीयों को धीरे धीरे शामिल करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है ताज का शासन। इससे पहले जितने भी जो था वो कंपनी का शासन था, और इसके बाद ताज का शासन होता। ताज का शासन इसलिए आया क्योंकि इससे पहले 1857 में क्रांति हो चुकी थी, तो इसीलिए फिर सारी चीज़ें जो थी वो कंपनी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले ली। इसीलिए इसके बाद जो भी नियम या कानून है जो आए उनको ताज का शासन बोला गया। इसके पहले आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके जो बिंदु हैं हम उनको देखते हैं। इसमें था कि इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड समाप्त कर भारत के शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो 1784 में द्वैत शासन शुरू किया गया था वो 1858 में समाप्त कर दिया गया। और दूसरा बिंदु देखते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकारी समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इसका जो परिषद था उसका जो सचिव था वो भारत जो सचिव उसके बाद जो था, पहले इससे पहले गवर्नर होते थे, पर 1858 से जो था उसका वायसराय, गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय बना दिया गया। और वायसराय के साथ और एक सचिव होता था। सचिव जो होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही रहता था, और वायसराय को भारत में भेजा जाता था। तो जो था उसका बनाया गया था। और जो इसका जो परिषद का जो हेड होता था वो जो सचिव बनाया गया था, वायसराय के साथ सचिव बनाया गया था, तो वो इस परिषद का हेड होता था। और जो पहले सचिव बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टैनली, और जो पहला वायसराय बना था वो बने थे कैनिंग। 1857 से पहले वायसराय थे, और उन्हीं को बाद में उन्हीं पहले गवर्नर थे, उन्हीं को बाद में वायसराय बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी विशेषता देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब अब भारतीयों को जो भी विधि वगैरह बनाते थे उनको इसमें शुरुआत कर दिया गया कि अब कानून वगैरह बनाने में उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसे शामिल होने वाले पहले 3 लोग थे। तो ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राय। अगला बिंदु देखते हैं। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जो 1833 में उनको केंद्रीकरण कर लिया गया था, उनको बम्बई और मद्रास के गवर्नर को अपने अधीन कर लिया गया था, वो इसके द्वारा उनको अपने अपने क्षेत्र में आधिपत्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई इसके 61 के द्वारा। अगला बिंदु देखते हैं। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया। मतलब अगर वायसराय को कभी लगता है कि अब ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया है तो वो अध्यादेश मतलब किसी की बिना सहमति के भी जारी कर सकता था। इसी को मतलब हमारे संविधान में ग्रहण कर लिया गया 123 अनुच्छेद के तहत। और अगला पॉइंट देखते हैं। सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। अगला देखते हैं 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसमें इसका बिंदु देखते हैं। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर इन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। 1892 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट पर बहस करने के लिए
पहले कोई इससे पहले कोई भी बजट पे बहस नहीं कर सकता था। उसके बाद फिर क्योंकि गवर्नर जनरल को जो लगता था तो वो अपना कर देता था, उसको उस पर कोई बहस नहीं कर सकता था। 1892 के जरिए इसमें बजट पे बहस कर सकते थे, उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। सिर्फ बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। फिर भी ये बजट पारित करने का मनमाना अधिकार गवर्नर जनरल के ही पास था। दूसरा बिंदु देखते हैं, परंतु वित्तीय मुद्दों पे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें कोई भी मत नहीं दे सकता था, सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे। अगला देखते हैं, कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से लेकर 12 थी को बढ़ाया जाए। मतलब जो पहले 6 से थी 12 थी, 6 से लेकर 12 बढ़ाई गई थी, उनको लगा था कि इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अतः इस अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त संख्या बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं हम। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई। जो पहले 6 से 10 बढ़ाई गई, उसके बाद फिर 10 से 16 बढ़ाई गई, अब 16 से 60 कर दी गई। फिर भी मतलब हर जगह एक समान नहीं थी, क्योंकि जहाँ संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा थी। आगे अगला बिंदु देखते, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति प्रदान कर दी गई। अगला बिंदु देखते हैं, विधान परिषदों में चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। पहले सिर्फ हम प्रश्न पूछ सकते थे और उस पर बहस कर सकते थे, अब इसको अनुपूरक प्रश्न भी पूछने के, जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं उनको भी पूछने का मौका दे दिया गया। और देखते हैं अगला बिंदु, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला बिंदु देखते हैं, इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। अगला बिंदु देखते हैं, वायसराय की कार्य परिषद में 6 सदस्यों में से एक भारतीय हो सकता था। मतलब जो जो वायसराय की कार्यशाला, मतलब उनको सहायता करने के लिए 6 सदस्य थे, उनमें से एक भारतीय भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अगला बिंदु देखते, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अगला बिंदु देखते हैं, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। अगला बिंदु देखते हैं, उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। जो उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन है वो 1919 के एक्ट के द्वारा ही किया गया। अगला बिंदु देखते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इससे पहले 1919 में सिर्फ एक भारतीय हो सकता था, अब 1919 में जो 6 थे उनमें से अब 3 का भारतीय होना आवश्यक था। आगे देखते हैं अगला बिंदु, प्रांतीय शासन की ये दोहरी व्यवस्था ही द्वैध शासन कहलाई। अगला देखते हैं, केंद्रीय विधायिका के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, विधानसभा और राज्य परिषद। जो विधानसभा था वो निचला सदन था और जो राज्य परिषद था वो उच्च सदन था। दोनों की गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। जो आज हमारे आर्टिकल में है वो इस जो था वो 1919 के एक्ट के द्वारा ही हमारे संविधान में लिया गया। अगला देखते हैं, इसके अगला बिंदु, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा के गतिविधियों का प्रावधान किया गया। 1926 में बना, मतलब आ गया था 1919 में ही, लेकिन फिर आगे चल के वो 1926 तक सिविल सेवा का आयोजन हो पाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।